गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर कोड CC1 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट, इससे आज एक विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज मेरे टॉपिक का विषय है मौर्यों का पतन, डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यों का पतन शुरू करने से पहले मैं इस विषय की बारे में कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से। दरअसल मौर्य साम्राज्य जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मौर्य साम्राज्य से जुड़े हमें कई प्रश्नों को पढ़ने होंगे, जैसे मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियां। इसके अलावा हमें अशोक के व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ हमें अशोक के धर्म को जानना होगा। इसके अलावा मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यों की कला और मौर्यों का पतन, ये मूल रूप से इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यह विषय या टॉपिक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। मौर्यों के विषय में मैंने क्लास में बता दिया है, मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन, डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के पराक्रम से स्थापित मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के भीतर ही हो गया। इसके पतन के लिए अनेक कारक जिम्मेवार थे। मौर्य साम्राज्य के पतन में दुर्बल उत्तराधिकारियों का उत्तरदायित्व था। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक कायम रहते हैं जब तक योग्य शासकों की श्रृंखला बनी रहे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पश्चात इतने विशाल साम्राज्य की एकता को बनाए रखना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी इसके लिए सर्वथा अयोग्य थे, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य का विभिन्न भाग धीरे धीरे अलग होने लगा। ये दुर्बल शासक इस विघटन को रोकने में असमर्थ थे। हेमचंद्र राय चौधरी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार मौर्यों के दूरस्थ प्रांतों के शासक अत्याचारी थे। अशोक ने इन उच्च अधिकारियों को वहां के नागरिकों को अकारण यातना नहीं देने के निर्देश दे रखे थे। इसके लिए अशोक ने प्रत्येक 5 वर्षों पर केंद्र से निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारियों को भेजने की व्यवस्था की। तक्षशिला और उज्जैनी में प्रत्येक 3 वर्ष पर ऐसे अधिकारियों को भेजने की व्यवस्था थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक ने इन उच्च अधिकारियों की कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखा, किंतु उसके उत्तराधिकारी इन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख सके। फलस्वरूप कर्मचारियों ने इसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया तथा अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया, जो पतन का एक प्रमुख कारण बना। चंद्रगुप्त की विजयों, कौटिल्य की कूटनीति तथा अशोक के आदर्शों के बावजूद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कई अर्ध स्वतंत्र राज्य, अर्ध स्वतंत्र मतलब आधा स्वतंत्र, पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे, ठीक है, अपनी स्वायत्ता भी बरकरार रखे हुए थे, तो उन्हें अर्ध स्वतंत्र राज्य कहते हैं। जैसे यवन, कंबोज, भोज, आट्विक आदि राज्य थे। केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होते ही ये प्रदेश स्वतंत्र हो गए
स्थानीय स्वतंत्रता की भावना को चंद्रगुप्त ने अपने सुव्यवस्थित शासन से तथा अशोक ने अपने धम से कम करने का प्रयास किया, किंतु अशोक के उत्तराधिकारी के शासनकाल में यह भावना नहीं थी, जिससे साम्राज्य विघटित हो गया। कुछ विद्वानों ने आर्थिक कारण को भी मौर्यों के पतन का जिम्मेदार बताया है। अशोक की दानशीलता के कारण मौर्य अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। बौद्ध मठों और भिक्षुओं को बहुत सारी धनराशि दान में दी गई। दिव्यादान में भी दिव्यादान क्या है? दिव्यादान बौद्ध ग्रंथ के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ है। तो दिव्यादान में भी अशोक के दान की जो कथाएं दी गई हैं, उनकी पुष्टि अन्य बौद्ध अनुश्रुतियों से भी होती है। शासन और सैन्य संगठन तथा संचार साधन एवं जनता के कल्याण के बजाय यह धनराशि धार्मिक संप्रदायों को दी जाने लगी, जिससे शासन विशेषकर सैन्य एवं प्रशासन की अवहेलना होने लगी, जिसका परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। रोमिला थापर जैसी इतिहासकार ने कौशंबी के मत का उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि उत्तरकालीन मौर्यों के राज्यकाल में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। कर वृद्धि के लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इस काल में आहत सिक्के, प्राचीन कालीन सिक्कों को हम लोग आहत सिक्के भी कहते हैं, तो वही आहत सिक्कों में काफी मिलावट है। किंतु रोमिला थापर ने स्वयं इस मत का खंडन किया है कि मौर्यों के काल में ही सर्वप्रथम राज्य की आय के प्रमुख स्रोत के रूप में करों के महत्व को समझा गया। विकसित अर्थव्यवस्था तथा राज्य के कार्यक्षेत्र में विस्तार से करों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। सिक्कों में मिलावट से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। उत्तरकालीन मौर्यों के शासनकाल में क्षीण नियंत्रण के कारण मिलावट वाले सिक्के अधिक मात्रा में जारी होने लगे, विशेषकर उन प्रदेशों में जो साम्राज्य से अलग हो गए थे। इसके अलावा कौशंबी की यह धारणा इस आधार पर बनी है कि ये आहत सिक्के मौर्य काल के हैं, किंतु यह निश्चित नहीं है। हस्तिनापुर और शिशुपालगढ़ की खुदाई से जो मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे एक विकसित अर्थव्यवस्था तथा भौतिक समृद्धि का परिचय मिलता है। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त रोमिला थापर ने कई अन्य कारण भी प्रस्तुत किए हैं। उनका यह विवेचन मुख्य रूप से मौर्योगीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं पर आधारित है। सर्वप्रथम उन्होंने प्रशासन के केंद्रीकरण की प्रधानता का उल्लेख किया है। ऐसे शासन के लिए यह आवश्यक है कि शासक योग्य हो। केंद्र की शिथिलता से शासन का कमजोर पड़ना स्वाभाविक है। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन हो गया तो केंद्र का नियंत्रण कमजोर पड़ गया और प्रांत
साम्राज्य से पृथक होते चले गए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण रोमिला थापर ने बताया है कि अधिकारी तंत्र भली भांति प्रशिक्षित नहीं थे। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुने गए अधिकारी ही राजनीतिक हलचल के बीच शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ हो सकते थे। कौटिल्य की अर्थव्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। रोमिला थापर का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक प्रतियोगिता परीक्षा की कल्पना उस समय में करना अनुचित होगा। शासन व्यवस्था के संबंध में यह भी कहा गया है कि ऐसी प्रतिनिधि सभा का अभाव था जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रख सके। किंतु राजतंत्र पर आधारित सभी प्राचीन राज्यों की यही विशेषता थी। ऐसी स्थिति में हम प्रतिनिधि संस्था के अभाव को पतन का कारण नहीं मान सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के विनाश के लिए अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को जिम्मेदार ठहराया है। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाकर धर्म महामात्रों की नियुक्ति करके तथा व्यवहार समता एवं दंड समता पर न्याय व्यवस्था आधारित करके बौद्ध धर्म को अत्यधिक सुविधाएं देकर अशोक ने ब्राह्मणों को मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति के लिए विवश किया। किंतु अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को यदि हम तर्क की कसौटी पर परखें तो यह गलत प्रमाणित होता है। पशु बलि के संबंध में यह विवादास्पद है कि यह पूर्णतः बंद हुआ था कि नहीं। धर्म महामात्रों के पदों पर सभी वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति होती थी, न कि ब्राह्मणों के धार्मिक विशेषाधिकारों पर अतिक्रमण करने के लिए। व्यवहार समता तथा दंड समता का एकमात्र उद्देश्य न्याय में एकरूपता लाना था। एकरूपता लाना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कुछ सुविधाएं दी, परंतु उसके अभिलेखों में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसके धार्मिक विचार संकीर्ण नहीं थे। उसने अपने धर्म को माध्यम से सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करना चाहा, न कि किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन देकर ब्राह्मण धर्म को नष्ट करना चाहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित अनेक कारकों की वर्णन हमने उपरोक्त ये में कहा, लेकिन इन सभी कारणों को अगर हम ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारकों के योग से और उनके सहयोग का प्रतिफल माना जाता है। दरअसल मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य का पर्याप्त समर्थन भी मिला। उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार को कोई विशेष युद्ध या फिर साम्राज्य विस्तार का कार्य नहीं करना पड़ा और अशोक ने तो मात्र कलिंग विजय की। इस प्रकार से विशाल मौर्य साम्राज्य जिसका निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य था, उस विशाल साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के भीतर ही हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पराक्रम से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और जिसे अशोक ने अपने आदर्शों से निरंतर गतिशील बनाए रखा, वह आगे के
अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में उस कुशलता पूर्वक उसके प्रशासन का निर्वाह नहीं कर सके और अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में उसका पतन दिनों दिन होता गया। अनेक विद्वानों ने अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति तथा सिक्कों के मिलावट तथा अधिकारियों के प्रशिक्षित न होने की व्याख्या की है, लेकिन उपरोक्त विचार भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। दरअसल अशोक के शासनकाल में तथा उसके पूर्ववर्ती चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो प्रशासन की नींव रखी गई और जिनका कुशलता पूर्वक संचालन किया गया, वैसे आदर्श उत्तरवर्ती शासकों के काल में नहीं देखे गए। इसी कारण हम देखते हैं कि इतना विशाल मौर्य साम्राज्य जो अपनी गरिमा के लिए विख्यात हुआ, वह बहुत जल्द ही इतनी तेजी से उसका पतन हो गया, जो कि एक साधारण बात नहीं है। इस तरह से हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सहजता से समझ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और जो मेरे छात्र हैं वो मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मैं आगे भी आप लोगों के लिए निरंतर हर टॉपिक को इस YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोग देखते रहें और इससे सीखते रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।